भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर चुनाव कर रही। दूसरी बात रही मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की बात, तो मुख्तार अंसारी अतीक अहमद पर अखिलेश यादव ने ही 2017 में माफिया की मोहर लगाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तक अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा। आज उन्हीं के परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और तिरस्कृत किया जा रहा है, तो ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है। तो पीडीए का जो है आप फार्म बहुत बड़ा है, पीडीए बहुत बड़ा है, इसमें पीड़ित, दुखित, अपमानित सारे समाज के लोग हैं। युवा जो है इस बार तख्ता पलट कर सकता है। देखिए, युवाओं ने हमेशा राष्ट्र के साथ रहे हैं, जो राष्ट्र के साथ है उसके साथ युवा रहा है। राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ युवा कभी नहीं रहा, माफियाओं के साथ युवा कभी नहीं रहा। तो ये युवा इस बात को समझता है। भाई साहब बहुत विकास विकास चिल्ला रहे थे, विकास मॉडल भाजपा ने बहुत विकास किया है। अभी मैंने विकास देखा तो है कानपुर का, कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया, एक बरसात नहीं झेल पाया। अभी उसको पैदा हुए कुछ दिन ही हुए थे एक्सप्रेसवे को, पहले तो 275 उसका टोल रख दिया, उसके बाद जब देखिए हमारी सड़क धुल गई तो उसका टोल माफ कर दिया। सड़क की सरिया तक दिख रही है। अगर टोल माफ कर दिया तो रोड खराब हो गई तो टोल माफ कर दिया तो सरकार की उपलब्धि है, बहुत अच्छा काम। पहली बारिश नहीं झेल पाई, सवाल तो ये भी उठता है ना। कमियां आती हैं, कोई परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, सरकार ने एक गलती किया है जो बड़े बड़े टेंडर्स बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया है। ये जब तक ऐसे लोग हैं भाजपा की रोजी रोटी चलती रहेगी। बात समझिए, इनको किसी की रोजगार से मतलब नहीं है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमसे इनको कोई मतलब नहीं है। जितना भी युवा घूम चल रही है, ये वकील है, फरार कर रहे हैं। सुनिए पहले भाई साहब, चिल्लाइए नहीं। ये बता रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगार हो गए, ये कांग्रेस की सरकार में और पीडीए की सरकार में जनपद के कलेक्टर थे, ये जिलाधिकारी थे। ये अनाड़ी आदमी, देखिए पीडीए वाले ज्यादातर तो अनपढ़ हैं, वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है अखिलेश यादव। आप जिस रूप में उन्हें देखना चाहेंगे वो उस रूप में नजर आएंगे। अखिलेश यादव जिस रूप में दिखना चाहे उस रूप में देख लीजिए। आतंकवादी के रूप में अगर देखना चाहेंगे पूरी धरती पे, आतंकवादी के रूप में सबसे पहले अगर किसी धरती पे और सबसे पहले देखना चाहती है तो अखिलेश यादव को देख लीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी पार्टियां धरातल पे अपने पार्टी को के जनाधार को मजबूत करने की जो कोशिश है वो करने लगी है। इस बार जो है समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जंजियों को साधने की जो कोशिश है वो कर रही है। सभी दल एक तरीके से अगर बात करें तो 15% जो युवा है उन्हें साधने की कोशिश जो है की जा रही है, उनको कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है, जैसे कि बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं, नीट और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी समेत कई मामले ऐसे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इस बार मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में जनता क्या सोचती है, जनता अपनी प्रतिक्रिया क्या देती है, उनकी सोच भी काफी मायने रखती है। तो हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं। एक बात बताइए, इस बार समाजवादी पार्टी जो है ब्राह्मणों को साधने की कोशिश जो है वो कर रही है। कह रहे हैं कि पी का मतलब, जैसे पीडीए का नारा देते थे, अगला पिछड़ा अल्पसंख्यक कहते थे, अब कहते हैं कि पी का मतलब पंडित, पीड़ित पंडित शामिल हो गया। कैसे देखते हैं? सोनिया जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तक अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा। आज उन्हीं के परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और तिरस्कृत किया जा रहा है, तो ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है। तो पीडीए का जो है आप फार्म बहुत बड़ा है, पीडीए बहुत बड़ा है, इसमें पीड़ित, दुखित, अपमानित सारे समाज के लोग हैं। इसमें जो है बेरोजगार युवा, छात्र, नौजवान, किसान, महिलाएं सारे लोग हैं। आपको बता दें कि अभी जनजी की बात की, जनजी में छात्र भी हैं, नौजवान भी हैं। जनजी को कितना भारतीय जनता पार्टी परेशान किया, आप बताइए। छात्र नौकरी मांगने आता है तो उसको डंडों से पिटवाया जाता है। क्या यही रामराज की सरकार है? क्या यही अमृतकाल चल रहा है कि आप जिस प्रदेश और देश में MA, MSc, MCom, PhD, डीलिट, IIT, बीटेक, एमटेक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक,
बीएड, बीटीसी, नेट, जेआरएफ, एलएलबी, एलएलएम करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हो, उस प्रदेश के जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रही हम जनजी का ख्याल कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये जनजी को क्या कहलवाए थे, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये काकरोच हैं। किसने कहा? किसने कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से एक जबान नहीं निकला। आप बताइए, तो ये क्या सूर्यकांत जी ने क्या कहा? और हमारे राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को बोलना चाहिए था कि ये बच्चे जो पढ़े लिखे हैं कल प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठेंगे, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, वो किसी के जीवन भर की कुर्सी नहीं होती, और जिसपे आदरणीय मुर्मू जी बैठे हैं उसमें इसी नौजवान में से कोई बच्ची या बच्चा जो है देश के राष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठेगा, और उनको जो है आप कीड़े मकोड़े काकरोच कह रहे हैं। और इतने नहीं, इन्फ्लुएंसर, पर्यावरणविद, आरटीआई एक्टिविस्ट जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचना मांग के भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है, उसको आप जो कीड़े मकोड़े कहेंगे। पर्यावरणविद कि ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो वातावरण खराब हो जाएगा, पहाड़ कट जाएंगे तो तूफान आएगा और जो है काफी जनधन की हानि होगी, उनको आप कह रहे हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनको आप कीड़े मकोड़े काकरोच कहेंगे और कहेंगे विकास में बाधक हैं ये लोग। विकास में बाधक नहीं है। जब इंसान नहीं बचेगा तो किस पे आप विकास करेंगे? विकास किसके लिए होगा? ये नौजवान बच्चों के लिए होना चाहिए। ये बच्चे जो है भारत के भविष्य हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कीड़े मकोड़े कहा जा रहा है। तो सोच लीजिए कि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी का अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार सबके साथ अन्याय कर रही है। और जो है सारे लोग उब चुके हैं कि ये सरकार जो है किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को और जो है छात्रों को जो है परेशान कर रही है। और उसके बाद आप सोच रही हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम नहीं कर रही है। हम लोगों का दिल समझ रहा है। जो माँ बाप अपने बच्चे को गेहूं बेचकर, गन्ना बेचकर, गुड़ बेचकर और चावल बेचकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, दिल्ली भेजते हैं, उनकी आत्मा रोती है कि जब बच्चा एमकॉम पीएचडी डिलीट करके निकलता है, बीटेक एमटेक करके निकलता है, वो सोचते हैं ये बच्चा नौकरी पाएगा, कल हमारे जो है बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वो सहारा बनने के बजाय 40-40 साल उम्र बीत जाती है और नौकरी नहीं पाता है। शादी में भी अड़चने आ रही। तमाम बच्चे 35-35 साल तक कहते हैं पहले एडजस्ट हो जाए तब शादी करेंगे। शादी नहीं हो रही है बच्चे बच्चियों का। सोच लीजिए ये देश किधर जा रहा है, ये प्रदेश किधर जा रहा है। सोच लीजिए ये प्रदेश किधर जा रहा है। क्या परिवर्तन की बयार इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगी? परिवर्तन की बयार चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। जिस तरह का आप देख रहे माहौल, चुप है जनता, ये नौजवान चुप है, ये लोग समझिए कि जहर का घूंट पीकर जो है चुप है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अन्याय अत्याचार के जो है विरोध करेंगे। ये भ्रष्टाचारी अन्यायी सरकार अभी बखान कर रहे थे ना, देश के जो है रक्षा मंत्री आए थे और ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बना है, सर गाड़ी जाएगी। और बताते हैं कि 200 मीटर 300 मीटर धंस गई और उसके बाद पंखा लगा के सुखवा रहे हैं। यही विकास है? आप बता दें, जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तक तमाम गांव में नल से जल नहीं पहुंचा है। करोड़ों करोड़ रुपया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रामराज की सरकार में घोटाला हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेके जो है ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? कोई भी विभाग बिना भ्रष्टाचार के बचा नहीं। चाहे परिवहन विभाग में देख लीजिए, ARTO का है 1,65,00,000 रुपया घर पे मिला, सोना चांदी मिला। अब सोच लीजिए RTO के पास कितना होगा, CMO के पास कितना होगा और एक्सीएन के पास कितना होगा और सिंचाई विभाग के एक्सीएन के पास कितना होगा, PWD के विभाग के एक्सीएन के पास कितना होगा। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अगर दृढ़ संकल्प ले ले कि भ्रष्टाचार मिटाना है, सबसे पहले 100 MLA की जांच करावें। 100 MLA जो उनके अगल बगल बैठते हैं उनकी जांच करावें और 75 जिले के DM SP की जांच करा दें और
75 जिले के जो है आरटीओ की जांच करा दें और सीएमओ की जांच करा दें। 50% गरीबी रेखा से नीचे वाले गरीबों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा। भ्रष्टाचार ही प्रदेश और देश के विकास के लिए अभिशाप बना हुआ। मैडम, इस पे गौर करिए। आप लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछेगा कि ये रामराज में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अब तक आप लोग जो है दूसरे सरकारों पे आरोप लगाते हैं। अरे 10 साल से आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, आपका क्या कर्तव्य बनता है कि 10 साल में आपने कितना भ्रष्टाचार समाप्त किया, बल्कि और भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के सरदार बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चौहान जैसे भ्रष्टाचारी हैं, आज है कहा? भारतीय जनता पार्टी में है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी अपराधी को जेल में होना चाहिए। चलिए ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लगता है वाकई में कि उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है और इस तरीके से इस बार परिवर्तन की प्यार जो है वो चलने वाली है। अरे बेवकूफ है ये यादव जी, हमारे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सब इतने आरोप लगा गए, सब इतने सुखी हैं। आप कहाँ मैम, आप भी बात कर रही हैं। 27 में फिर ये आ रहे हैं। ईवीएम ज्ञानेश प्रसाद है ना, वो दिल्ली आएगा इनको। अगर ईवीएम नहीं हुआ तो फिर हम जीत सकते हैं इंडिया गठबंधन। खैर, मैं आज आपको एक घटना बताता हूँ दिल्ली की। अमित शाह ने किस तरीके से आज राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को हड़काने का, उन्हें दबाने का काम किया कि ये कहा कि तुम 2 बजे तक स्पीकर को एक खत दे दो, हम 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक जो है चर्चा करेंगे और कल 3 बजे फिर हम अपना बयान देंगे। तो राहुल गांधी डरे नहीं, उन्होंने कहा तुम हमको सिर्फ इतना जवाब दे दो कि गोली किसने चलाई। मैं उनकी बहादुरी पे उनके नाम एक गाना अर्पित कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो राहुल गांधी जी के लिए एक गाना है, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को डरना नहीं, मोदी हो या अमित शाह ना डरना तुम किसी से, मोदी हो या अमित शाह ना डरना तुम किसी से, जग में आगे ही बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। क्या सत्ता पक्ष के आगे जो राहुल गांधी एक मजबूत चेहरा बनकर खड़े हैं क्या? बिल्कुल, यकीनन उन्हीं को एलओपी भी है वो, और सभी पार्टियां उन पर विश्वास भी जता रही हैं। इसीलिए मैंने उनकी बहादुरी पे ये गीत उन्हें अर्पित किया है। बाकी और कोई सवाल? ठीक, देखिए इस बार सरकार जो है वो जिंदगियों को साधने की जो कोशिश है वो कर रही है। आप लोग जो है अब देश का भविष्य है और सोचने समझने की जो शक्ति है वो आप लोगों की बहुत ज्यादा बेहतर है। किस तरीके से देख रहे हैं ये आपकी बार होने वाले चुनाव को? देखिए, अभी बोल के गए हैं कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी डरेंगे नहीं, तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जिसे आतंकवाद का समर्थन हो, मसूद अजहर जी बोलते हो, अफजल गुरु जी बोलते हो, ऐसे आतंकवाद का समर्थन मिल रहा हो, पूर्णतः आतंकवाद 26/11 करवा दे कांग्रेस, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है। ये लोग बात करें, सुनिए, ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। भाई अखिलेश यादव के सरकार में मोबाइल छीन लेते थे, सबको सरकारी नौकरी मिल गई थी क्या? सुनिए, जितने भी युवा होते थे, जितने पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, उनकी नौकरी का सौदा 4 लाख 5 लाख में कर देते थे अखिलेश यादव। ठीक है, आज ये बात कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार नहीं है? मजदूर 12,000 कमाने वाला आज 40,000 कमा रहा है, इनके लिए रोजगार नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको करना कुछ नहीं। अखिलेश यादव सरकार आ जाएगी, फिर 7 बजे के बाद किसी दुकान वाले को लूट लेंगे, या किसी को जाते हुए महिला का रेप कर देंगे, या फिर या कहीं से और जाएंगे, यहाँ चोरी चकारी कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे। इनको चोर ढूंढेंगे नहीं, ये चोर पुलिस ढूंढेगी भैंस आजम खान की। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है जब भी कोई अपराध की घटना उत्तर प्रदेश में होती कहते जीरो टॉलरेंस नीति काम नहीं कर रही है, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अपराध जो करता है वो हम जैसे लोग करते हैं। मुख्यमंत्री साहब उनके लिए पीछे पीछे तो घूमेंगे नहीं। जो भी जितने भी दंगा करते हैं, जितने भी हत्याएं होती हैं, जितने भी अपराध होते हैं, उनका इलाज कर दिया जाता है। जो जैसा इलाज मांगता है वैसा किया जाता है। 72 हुरों वाला 72 हुरों के पास पहुंच जाता है, और बाकी जो और भी है, और भी आतंकवादी है या इधर उधर वाला है, वो अपना कर देता, वो अपना जो है उसका अपना इलाज हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है परेशानी उनको ही है जो आतंकवाद को समर्थन करते थे, जो देश की हित की बात नहीं करते थे, अजमल कसाब जैसे लोगों के लिए साइन करने जाते थे दया याचिका पे। ऐसे लोगों का समर्थन है। आज के जनजी को कोई दिक्कत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाएंगे निष्पक्ष।
अरे युवाओं को तो अखिलेश जी कह रहे हैं हम युवाओं के साथ में खड़े हैं, आप लोग कह रहे अरे हैं जिन युवाओं की बात कर रहे हैं 1 सितंबर 2025 को, ठीक है, इन्हीं छात्रों पे, इसी लखनऊ और प्रयागराज में नौकरी मांगने वाले छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया था इसी सरकार में। ये पूरे डेटा के साथ बोल दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी जब प्रोटेस्ट कर रही थी तब राहुल गांधी अखिलेश यादव भी पहुंचे थे उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। रांची में, झारखंड में हुआ, कोई विपक्ष का नेता नहीं गया और लगातार अब तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो दिल्ली का जो ये छात्र प्रोटेस्ट था वो दिल्ली का स्टूडेंट का छात्र प्रोटेस्ट नहीं था। जितने भी लोग सामने मंच शेयर करते हैं उसमें कौन सा छात्र था, कौन से लोग थे जो वो लोग बात कर रहे थे? देश को कश्मीर का हिस्सा ना बताने वाले वृंदा करात बैठी हुई थी, सनातन धर्म को टारगेट करने वाले लोग बैठे थे। जेएनयू से वो छात्र नेहा बोरा भी बैठी थी। और सुनिए, जेएनयू से वो छात्र बुलाए गए थे कि अगर इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे तो तुम्हें क्लास नहीं ज्वाइन करने देंगे। सुनिए, ये देश का भविष्य है, हम तो चाहते हैं ऐसा देश का भविष्य और छात्र न हो जो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देता है, एक संवैधानिक पद पे बैठना और संसद में जो है संसद उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। हम जैसा युवा होगा वो जाके बैठेगा, वो किसी ना किसी पद पे जाएगा। ये लोग बैठेंगे जो देशद्रोह को बात करते हैं, कहते हैं कि उसमें एक व्यक्ति एडवोकेट था, उसने बोला हमें जो भारत के टुकड़े कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रोटेस्ट को देश के अगेंस्ट यूज किया जाता है। इसी में अभी यहाँ पंजाब में पकड़े गए हैं 4 आतंकवादी जो ह्यूमन बम बनने के लिए आए थे। आप जैसे पकड़े गए, आपकी जो है ये सरकार थी, वहां जो डीजीपी साहब थे, डीजीपी साहब को बर्खास्त कर दिया गया। समझिए, ये लोग जो आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं, ये कीड़े मकोड़े आज इस देश में बैठे हैं। इसलिए हमारे छात्रों के कंधों में बंदूक रख के जो है कंधों में बंदूक रख के जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार इस पर एनजीओ को साधने की कोशिश कर रही, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं इस पर? देखो, जिस तरीके से सरकार अपनी सुधार कर रही है, बीजेपी सरकार में सुधार हो रहा है, उस तरीके से उनकी सरकार में नहीं होता था। क्योंकि उनकी सरकार में स्नैचिंग होती थी, चोरी होती थी, मर्डर होता था। मैं खुद दिल्ली में रह चुका हूँ। दिल्ली में स्नैचर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मिनट से पहले स्नैचिंग कर देते हैं और बंदे के गर्दन कट रहा है, बंदे की कान कट रहे हैं, कान लड़कियों के लेडीज के कान फाड़ देते थे। ऐसे लोग भी थे। अब वही लोग क्या कर रहे हैं, होटलों में लग गए, कहीं कहाँ लग गए। अब वो सही शराफत से रह रहे, अपना काम कर रहे। तो बीजेपी सरकार, तो कहीं ना कहीं हमें 2 ही की सरकार अच्छी लगी थी, एक मायावती की और एक योगी आदित्यनाथ। इस बार किसकी सरकार आ रही है? योगी आदित्यनाथ की आ रही है। और ऐसा कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है मायावती की भी आ सकती है, कोई हम बुराई नहीं। देखो, मायावती की भी सरकार आ सकती है। देखिए, ये बात सच है कि 2007 से 12 में बहन जी ने जो शासन चलाया, बहन जी ने शासन चला करके उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा दिया। उन्होंने अगड़े पिछड़े की खाई को खत्म किया था। आज से 50 वर्ष पूर्व जो समाज बटा हुआ था, जो समाज आपस में सामंजस्य बनाना नहीं चाहता था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी नेता है। आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 2007 में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 84 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, जिसमें से 42 ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जीत कर आए थे। और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भागीदारी किसी ने दिया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कभी पीडीए का नारा देती है, कभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, कभी पी का मतलब पंडित बता देती है, तो कभी पी का मतलब कुछ और बता देती है। तो सच्चाई तो ये है, इनका जो पीडीए है, इनके पीडीए का सही मतलब है पब्लिक डराओ अभियान, पब्लिक डराओ अभियान। इनका खाली एक, क्या ये छलावा है? आज जो पीडीए का नारा है जनता समझ चुकी है उसकी पीडीए। मैं इसके पीछे तर्क देना चाहूंगा। जब 2012 में श्री अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से 224 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बहुजन समाज के वोटों से बने, इनको सर्व समाज का वोट मिला, इनको अगड़ों का भी मिला, इनको पिछड़ों का भी मिला, इनको दलितों का भी मिला, इनको मुस्लिम का भी मिला। इन्होंने चुनाव जीतने के बाद क्या किया, जितने भी बहुजन महापुरुष थे, चाहे मानवर श्री काशीराम जी हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, उनके नाम से बने जिले का नाम बदलने का काम किया इन्होंने। जो लोग प्रमोशन में आरक्षण से एसपी से डीसीपी बन गए थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गए थे, जो लोग एसआई से इंस्पेक्टर बन गए थे, उनका डिमोशन करके उनको इंस्पेक्टर से कांस्टेबल एसआई बनाने का काम किया था। आज ये बात करते हैं दलित पिछड़े संख्या की। जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार में 300 से ज्यादा दंगे हुए थे, मुजफ्फरपुर दलित ऊना कांड, ये सब किसी को भुलाया नहीं भूलता है। ये आज ये बात करते हैं दलितों के हित की। जब ये सत्ता में होते हैं, तब सत्ता में होने के बाद जितना भी मोस्ट बैकवर्ड है, जितना भी अति पिछड़ा वर्ग है, जितना भी दलित वर्ग है, उन पर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन इस बार का जिस तरीके से 24 तो चुनाव हुए थे, 37 सीटें उनकी आई, बढ़ी, 30 से बढ़ी, तब तक उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और इस बार उसी कॉन्फिडेंस लेवल मैं इसका तरफ देखिए, 2022 के चुनाव में इन्होंने क्या किया, 2022 के चुनाव में इन्होंने दुष्प्रचार किया, बीएसपी को बी टीम बोला। सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है।
समाजवादी पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने की भूमिका निभाती है। और ये भी किसी छुपा नहीं है। बहन जी ने जब 2022 का चुनाव हुआ, बहन जी ने जुलाई 2021 से अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। ब्राह्मण ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है, अगड़े समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बैकवर्ड समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद इन्होंने भी फिर वो प्रबुद्ध सम्मेलन किया, लेकिन इनका फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुष्प्रचार किया, और दुष्प्रचार करके इन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी को हो रहा है आप उसको सपोर्ट करो। चलिए, इन्होंने वहां पे 111 सीटें जीती। फिर 2024 में इन्होंने दुष्प्रचार किया संविधान का, कि संविधान खतरे में है, जबकि इनको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक है, इसको कोई खत्म कर ही नहीं सकता है। इन्होंने क्या बोलते हैं, दुष्प्रचार करके इन्होंने वोट लिया। उसके बाद क्या हुआ, मथुरा में दलित बेटी की बारात रोकी गई। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने देखा कैसे कौशाम्बी में अत्याचार हुआ। उसके बाद कैसे आजमगढ़ में दलित लोगों को पायलट को मार दिया गया। हाँ, तो और दूसरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बात तो सच है कि बार बार तो आरोप तो समाजवादी पार्टी लगाती है कि बस बहुजन समाज पार्टी जो बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। देखिए, आरोप वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो डरते हैं बीएसपी से। उनको पता है त्रिकोणीय अगर मुकाबला हो गया तो बहुजन समाज पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 2027 में। इस बार क्या लग रहा है? बहन कुमारी मायावती जी प्रचंड बहुमत से 2027 में आ रही है। क्या लग रहा है? चलो पहले तुम बता। देखिए, भाई ने बहुत बात अच्छी सही बोली, क्योंकि अगर बीजेपी के बाद अगर कोई जाएगा तो सबसे बढ़िया चीज है बहन मायावती जी हैं, क्योंकि कम से कम कुछ लोग हैं जिनके कहना नहीं चाहूंगा कैमरा, जिनके बहुत आग लगती है कलेजे में भी और उसमें भी। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं कि बहन मायावती जी का कार्यकाल कैसा था। जितने भी गुंडे थे ना, सबकी फाइल खोलने वाली कौन थी? बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने सबकी फाइल खोल के रखी थी, जिसपे आज योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। अतीक की सबसे पहले 150 फाइलें किसने निकाली थी? मायावती जी ने। मुख्तार अंसारी सबसे ज्यादा फाइल निकालने वाली बहन मायावती। इनका कार्यकाल ऐसा था, गुंडे कांपते थे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखते थे, जैसे बीजेपी आज कर रही है। कहीं ना कहीं अगर कह रही है जनता, मान लो चलो बीजेपी और बसपा मिल चुकी है, मगर वो कम से कम उन गुंडों को तो नहीं जीने दे रही है जो गुंडे कभी राज करते थे इस भारत पे, इस उत्तर प्रदेश पे, यहाँ के लोगों को पीड़ित करते थे, दलितों को मारते थे। आज वही दलितों को कहते पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बांटने का काम कर रहे हैं। अभी तक आपका नारा था, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती, लगता है? देखिए, धर्म की राजनीति करती, चलो ठीक है, लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, लगता नहीं मेरे को अच्छा लगता। कम से कम आप तो जो जिन लोगों की आप करते थे उनसे तो 10 गुना अच्छी है। आप एक तरफा काम करते थे। अगर मुजफ्फरनगर में दंगा होता था तो आप क्या करते थे? सिर्फ मुसलमानों को ही मिलना चाहिए मुआवजा, हिंदू कहाँ जाएगा? आप एक चीज को लेके चलते थे पहले, अब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको लेके चल रही भारतीय जनता पार्टी। तो इनके क्या लग रही है मिर्चे, कि हमारे जो लोग थे वो हमसे दूर जा रहे। जैसा बड़े भाई ने बताया, बहुजन समाज था वो भी निकल लिया इनके पास से, बचा कौन? अब ये पंडितों को लाना चाह रहे, यही पंडित देखना 27 में ना जूता मारे भम से तो मेरा नाम मोहित राठौर बदल देना। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है? बिल्कुल धर्म की राजनीति करती है। कैसे? बताइए कैसे? हर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनके नाम पे वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और हमेशा विकास के नाम पे ही मांगते रहेंगे। हम कभी धर्म की राजनीति न करते हैं न करेंगे। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राष्ट्र की राजनीति करती है। राष्ट्र का वैभव कैसे बढ़े, राष्ट्रवादी ताकतों को कैसे बढ़ाया जाए, और जो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राष्ट्र की राजनीति करती है। राष्ट्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है? हाँ, राष्ट्र की करती है, धर्म की। विपक्ष बार बार कहता धर्म की राजनीति करती है। कहने वाले तो सारे कुछ कहेंगे ही। काम ये भोगना की सरकार थी, काम ये भोगना। मुख्यमंत्री थे, तब का हाल देखिए। प्रदेश में भय भ्रष्टाचार व्याप्त था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो प्रदेश से भय की स्थिति कम हुई है। आज महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र समझ रही हैं, रात में भी निकल जाती हैं चौक चौराहों पर घूमने तो अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं। और ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ये स्थिति थी? बिल्कुल नहीं थी। आज परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन विकास में भी हुआ है। चौक चौराहों का जो चौड़ीकरण हो, डेवलपमेंट हो और तमाम सारी चीजें हो। युवा जो है इस बार तख्ता पलट कर सकता है। देखिए, युवाओं ने हमेशा राष्ट्र
के साथ रहे हैं, जो राष्ट्र के साथ है उसके साथ युवा रहा है। राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ युवा कभी नहीं रहा, माफियाओं के साथ युवा कभी नहीं रहा। तो ये युवा इस बात को समझता है, जो लोग विकास की राजनीति करती हैं, जो समरसता की बात करती हैं, युवा उसके साथ रहता है। क्योंकि जिन्होंने जो माफियागिरी किया, अपने प्रदेश में माफियाओं को बढ़ाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जब से 2017 से सरकार बनी है तो ये माफिया राज कम हुआ है। और जितने भी ये ताकतें हैं तो सदन में खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिल भी रहे हैं। और देख रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। और विकास की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और प्रदेश की जनता जानती है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूं, और बुंदेलखंड में आप देखते हैं कि जो समस्याएं थी, किसी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास नहीं किया। अखिलेश यादव जी की सरकार रही तो सफाई का विकास हुआ, मायावती जी की सरकार रही तो लखनऊ के चौक चौराहों का विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो बुंदेलखंड का भी विकास बढ़ा है। इस कारण से पूरा बुंदेलखंड की 19 सीटें हैं विधानसभा की, पूरी की पूरी 19 में 19 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती है। और भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार 19 सीट बुंदेलखंड से जीतने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम पर चुनाव कर रही। दूसरी बात रही मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की बात, तो मुख्तार अंसारी अतीक अहमद पर अखिलेश यादव ने ही 2017 में माफिया की मोहर लगाई थी कि मैं माफियाओं को टिकट नहीं दूंगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने केवल मुसलमानों की टोपी धरी, मुसलमानों के साथ फोटो खिंचाई और मुसलमानों की गर्दन काटी और कहा तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। मोदी जी ने 3450 करोड़ मुसलमानों को बजट दिया पिछले सत्र पार्लियामेंट में, और योगी जी ने कहा कि एक हाथ में लपेटा लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। और भारतीय समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया है। और मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई होगी बराबरी हिस्सेदारी की। मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, या असरुद्दीन ओवैसी के साथ, या इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी में जाएगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुसलमान पत्थरबाज बनकर दरी नहीं बिछाएगा। ये 27 समाजवादी नहीं पाएगी, और कांग्रेस का तो जनाजा ही उठ गया। कांग्रेस तो कब्रिस्तान के किनारे कार्यालय ही है। इससे निश्चित रूप से मालूम हो रहा कि मुसलमान अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खोला होती, मुसलमान किससे गई गुजरी हालत होती। और जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। और समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलके अखिलेश यादव ने आजम खान को, अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को मिटा दिया। और शिवपाल सिंह कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री बनाएंगे, ये गृह मंत्री बनाएंगे आजम खान को। और आजम खान जब से जेल में बंद है, ना शिवपाल न अखिलेश एक बार नहीं मिलने के सवाल ये। एक मिनट, जेनजी को साथी का इस बार सभी दल जो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जेनजी जिस तरह से जेनजी बन के उभरा है वो ऐसे ही नहीं आया। आज से पहले अगर आप देखें तो जेनजी नाम का शब्द हम लोग के लिए अनजाना था। हम लोग जानते भी नहीं थे जेनजी है क्या। अब तो आदमी जानता नहीं कि हम मिलेनियर हैं, वो जेनजी हैं, वो इसके एक स्टेप आगे हैं, उसके बाद जो आएंगे वो अल्फा हो जाएंगे। लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाली भाजपा है। कारण पता क्या है? भाजपा ने इस कदर लोगों को बेरोजगार कर दिया कि जेनजी पैदा होना मजबूरी बन गई। जेनजी करे क्या? रोजगार है नहीं, पेपर लीक हो रहा है, पढ़ाई में पैसा बर्बाद हो रहा है, सेंटर इस जिले से उस जिले भेज रहे हैं। सेंटर अगर किसी व्यक्ति का लोकल भेज दिया जाए तो उसका किराया बचेगा, पैसा बचेगा। लेकिन ये नहीं करती सरकार। सरकार एक तो पैसा लेगी फार्म के नाम पे, उसके बाद भेज देगी दूसरे जिले, क्या जाओ वहां पेपर दो। उसके बाद तुमसे किराया लेगी ट्रेन के नाम पे, उसके बाद पेपर भी लीक करा देगी। तो तुम्हारा जितना भी खर्च हुआ सब हो गया जब्त। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने धर्म केवल धर्म को आगे ला करके राजनीति करती है। अब इस समय गाय को ले आई है बीच में। बीजेपी हमारे रोजगार की बात नहीं करती है। कानपुर अभी भाई साहब बहुत विकास चिल्ला रहे थे, विकास मॉडल भाजपा ने बहुत विकास किया है। अभी मैंने विकास देखा तो है कानपुर का। कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया, एक बरसात नहीं झेल पाया। अभी उसको पैदा हुए कुछ दिन ही हुए थे,
एक्सप्रेसवे को। पहले तो 275 उसका टोल रख दिया, उसके बाद जब देखिए हमारी सड़क धुल गई तो उसका टोल माफ कर दिया। सड़क की सरिया तक दिख रही है। उसके बाद जिस कंपनी ने उस सड़क बनाई थी, जिसको इन्होंने बैन किया था, उसको फिर से बहाल कर दिया। उसको क्या कहते हैं, फैजाबाद एक्सप्रेसवे का भी ठेका दे दिया। और फिर बताते क्या है, बताते ये है, देखो टोल माफ कर दिया तो रोड खराब हो गई, तो टोल माफ कर दिया तो सरकार की उपलब्धि है, बहुत अच्छा काम। पहली बारिश नहीं झेल पाई, सवाल तो ये भी उठता है ना। कमियां आती हैं, कोई परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, सरकार ने एक गलती किया है जो बड़े बड़े टेंडर्स बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया है। छोटे ठेकेदारों को काम दिया जाए, छोटे ठेकेदार जो भी काम करेंगे वो अच्छा काम करेंगे। बड़े ठेकेदार ये जब तक ऐसे लोग हैं, भाजपा की रोजी रोटी चलती रहेगी। बात समझिए, इनको किसी की रोजगार से मतलब नहीं है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमसे इनको कोई मतलब नहीं है। जितना भी सुनिए, जितना भी युवा घूम चल रही है, ये वकील है, फरार कर रहे हैं। सुनिए पहले भाई साहब, चिल्लाइए नहीं, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। आपकी सड़क एक बरसात में मैं ये कह रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेस बहन जी ने बनाया था। हेलो एक मिनट, और आप भी पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। थोड़ा शालीनता से बात करिए और अपनी बात रखिए। मैं रखूं तो बीच में मत बोलिएगा, आप बोलेंगे तो मैं नहीं रखूंगा। ये बता रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगार हो गए, ये कांग्रेस की सरकार में और पीडीए की सरकार में जनपद के कलेक्टर थे, ये जिलाधिकारी थे। बीच बार बोल दिए हैं, ये अनाड़ी आदमी। देखिए पीडीए वाले ज्यादा तो अनपढ़ हैं, ये बीच में घुसे रहेंगे, उंगली करेंगे, ये सुनेंगे है नहीं किसी की। ये P4 पंडित बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले P4 बता रहे थे पिछड़ा और दलित, और जिस दिन ये P4 पंडित बताए हैं, उसके दूसरे दिन से दलित पिछड़ा सोटा लेकिन इनको ढूंढ रहा है, सोटा में तेल लगा के ढूंढ रहा है। और जिस दिन मिल गए गधा जैसे मारे गए दलित पिछड़ा, इनको खुद ही नहीं पता है कि इनके दिमाग की नस फट गई, क्या हो गई। ये देश चलाएंगे, प्रदेश चलाएंगे। ये बता रहे हैं भाई साहब बेरोजगार हैं, उस कोने से लगाकर और उस कोने तक, चौराहे तक, ये क्या है, ये सब ये क्या है, रोजगार है ना। ये 2000, 3000, 4000। तो क्या पढ़ा लिखा युवा जो, क्या इनका कहने का मतलब पढ़ा लिखा युवा? ये समस्या यही है, समस्या ये है कि बीजेपी वालों को बुरा बहुत लगता है। ये चाहते हैं कि जब सरकार आ जाए तो हमेशा हमारी रहे सरकार। ये चाहे कुछ भी करे, ये जो है सीमेंट की जगह अगर राखी मिला दे तो भी हम बोलिए नहीं इनसे विकास मॉडल बात न करिए। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए एक मिनट। मैं आपको बता दूं, अगर ये देखिए जो पढ़ाई इन्होंने किया, वकालत किए, अब इनकी वकालत नहीं चल रही तो उसमें सरकार को कोई दोष नहीं है। टिप्पणी नहीं करते हैं। देखिए इनकी तो बीजेपी कार्यालय चल रही है ना, इनकी बीजेपी इनकी नहीं है, पूछिए, ये अधिवक्ता है ना। कभी भाई साहब चले जाइए। 9 लाख पूज्य महाराज जी ने 9 लाख लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया है, बुला के कालिदास मार्ग पे। उसमें इनका नाम नहीं आया, तो किसका दोष है? ये बताइए। मैं आपको बता दूं, एक इन्होंने विकास बहुत बढ़िया किया था। 2 जून 2016 को मथुरा में इतना जबरदस्त इन्होंने विकास किया था। एक राम वृक्ष यादव, जिसने अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, इनके गुंडे माफिया कई एकड़ जमीन, 280 एकड़ जमीन के कब्जेदार, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से खाली कराइए। गई पुलिस खाली कराने, हैंड ग्रेनेड, गैस सिलेंडर, बम, बारूद सहित वहां पर आनंद द्विवेदी एसपी सिटी, एक मिनट, एसपी सिटी सहित 24 पुलिस कर्मियों को उन दरिंदों ने मार दिया। और जब वही पुलिस कप्तान जांच कर रहे थे उस दंगे का, उस मर्डर केस का, उस हत्यारे का, उस जुल्मी का, उस कातिल का, तो अखिलेश यादव जी ने उस कप्तान का ट्रांसफर कर दिया, तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। यह मथुरा का विकास है। और मुजफ्फरनगर में इनका समाजवादी पार्टी और पीडीए का नाम लेने पर शरीर रूह कांप जाती है। वो हम लोगों ने दिन देखा है। मुजफ्फरनगर कैराना में 50,000 हिंदू घर छोड़कर पलायन कर गए और 10,000 हिंदू को
ट्रैक्टर की टाली में भर कर ले गए, नहर में पलटा दिए, मार डाले, उनकी लाश नहीं मिली। ये वो दिन हम लोगों ने देखा है। देखिए आप ही के पीछे कह रहे हैं झूठ। ये मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये इनको आपकी भी बातें सुन लीजिए। ये अभी पी का मतलब पंडित बता रहे हैं, एपी का मतलब पंडित बता रहे हैं, एपी का मतलब पंडित। सुनिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। ये गुंडों, माफियाओं, मवाली, चोर, डकैत, बलात्कारी, हत्यारे और ये रोड होल्ड अप करने वाले 2017 के पहले जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे तो पूरा रोड होल्ड अप होता था। पेड़ को काट के चोर, डकैत, बदमाश सड़क पे गिरा देते थे, बस को लूट लेते थे। पूज्य महाराज जी जब से आए हैं, एक रोड होल्ड अप हुआ हो बता दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा। जिसमें कुत्ता खाए खिला देना। एक रोड होल्ड अप हुआ है कि नहीं, आप बताइए ना। ये कितना रोड होल्ड अप हुआ है? गोरखपुर में ये जो मुजफ्फरनगर की बात करा, मुजफ्फरनगर के रहने वाले झूठ बोलने का काम करते हैं, बताओ। और ये जांच ये जो पलायन का जो मामला था ना, सरकार वाले बोलने थे, जब हम बीच में बीजेपी वाले जब हम बोल रहे बीच में तो हमको चुप कर दिए। अच्छा अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक पिछड़ा आग्रह करते थे, अब पीडीए का मतलब देखो, वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है अखिलेश यादव। आप जिस रूप में उन्हें देखना चाहेंगे उस रूप में नजर आएंगे। अखिलेश यादव जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में देख लीजिए। आतंकवादी के रूप में अगर देखना चाहेंगे पूरी धरती पे, आतंकवादी के रूप में सबसे पहले अगर किसी धरती पे अगर सबसे पहले देखना चाहती है तो अखिलेश यादव को देख लीजिए। सबसे बड़ा गुंडे के रूप में देखना चाहती है देख लीजिए। अतीक और मुख्तार जैसे गुंडों को संरक्षण देने वाला कोई है तो अखिलेश यादव है, ठीक है। अतीक को संरक्षण देने वाला, मुख्तार को संरक्षण देने वाला, कहीं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव में कोई क्वालिटी नहीं है कि सत्ता में आए। कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे कोई क्वालिटी नहीं कि सत्ता में आए। क्या कह रहे हैं? कह रहे अखिलेश यादव कोनो क्वालिटी नहीं कि सत्ता में आए। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने एक क्वालिटी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अखिलेश भैया की अरे रुको, अखिलेश जी की मैं एक क्वालिटी दिखाता हूँ। चुप रहो। अखिलेश जी की एक क्वालिटी हम बता रहे हैं, लड़कियों का बलात्कार करवाना, लड़कियों को कोचिंग जाने से रोकना, ठीक है, गुंडाई, बलात्कार, छेड़खानी अखिलेश यादव की क्वालिटी है। अखिलेश यादव की क्वालिटी है। अखिलेश यादव जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव को समाजवादी सत्ता बने। अखिलेश यादव में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री का चेहरा शिवपाल यादव को बनाए। अखिलेश यादव में हिम्मत है तो मुख्यमंत्री का चेहरा डिम्पल जी को या शिवपाल यादव को बनाए। चले देखिए बहस ना करिए। देखिए ये बीजेपी वाले काम पे बात नहीं करेंगे क्योंकि काम किया नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, सुनिए, डबल इंजन की सरकार ने इतना पेट्रोल पी लिया कि अब गन्ना का जूस पिए ले रहे हैं। अब बचन के पास कुछ नहीं है, 27 में कहने को कुछ नहीं है। अब बस फिर वही हिंदू मुसलमान ये सपना 12 साल से देख रहे हैं। ये सपना सत्ता में आने का 12 साल सड़क दी जा रही है, इनकी सड़क दी जा रही है। ये ऊपर राहुल में गन्ना का जूस मिला के बेच रहे हैं। अरे यही नहीं, जिसको समाजवादी वालों ने देश का सत्यानाश पढ़ के रख दिया। वालों ने अतीक और गुंडों मुख्तार को पालने वाले गुंडे, अतीक और मुख्तार को पालने वाले गुंडे। सुनिए, हम उस पार्टी के समर्थक हैं जिस पार्टी की सरकार में गुंडे थर-थर कांपते थे। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। उस पार्टी में सरकार आपका कहने का मतलब है कि इस बार 27 में बहुजन समाजवादी पार्टी आ रही है। बिल्कुल आएगी। आपका कौन आ रहा है? महाराज जी कह रहा है सत्ता में जब तक योगी जी है, चारा बढ़े, तब तक कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो कुर्सी पर बैठ के दिखा दे। 27 में कौन आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीडीए, कांग्रेस, सपा, इन्होंने एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, फिर भी सरकार बनी कि नहीं बनी?
बनी ना, फिर भी बनेगी। इनके वोट की जरूरत वोटों नहीं, की चोरी कर लेते हुए ईवीएम हैक कर लेते इनके हैं। दिमाग की चोरी करते हैं, इनके दिमाग की चोरी होती है, इनके दिमाग की नस फट गई है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए आप ये बताइए इस बार मोहम्मद साहब पीडीआर गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगी। किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आगे रहेगी। बात मुजफ्फरनगर की, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर चल रहे थे, चलिए आप इतना बताइए, अभी आ रही सरकार बता रहे हैं 27 में। हाँ। ये तो सबसे पहली बात पेड प्रमोशन वाले लोग हैं, पेड वाले हैं, ठीक है। चलिए किसी 27 में इस बार कांटे की टक्कर है, हाँ। सपा वर्सेज भाजपा, हाँ। लेकिन जनता कांग्रेस कहाँ त्रस्त हो गई? चुकी। कांग्रेस तो सपोर्ट में लड़ेगी, हाँ। वो तो साइकिल की तरफ से लड़ेगी, हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि बाजी पलट जाएगी। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 100%। सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। अरे परिवर्तन की किसी की औकात नहीं है, किसी ने अपनी माई का दूध नहीं पिया है कि बाबा जी को हरा सके। यहाँ से आपके जैसे पत्रकार जब बाहर उत्तर प्रदेश के बाहर पूछते हैं एक कैसा मुख्यमंत्री चाहिए तो कहते हैं बाबा जी जैसा चाहिए। जब बाहर के लोग पसंद करते हैं तो यहाँ की जो आधी आबादी है जो मार सकती है वो तो सीधे कहती है वो हमको बाबा जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और देख लीजिएगा और देख लीजिएगा 27 का 27 बाबा जी होंगे और लहराएगा को यही भगवान लहराएगा और ये 5 साल तक कौमा में फिर चले जाएंगे, यही चिल्लाएंगे अरे ये क्या है 27 में सब करेंगे और 24 में खत्म कर दिए और खत्म करके कुछ नहीं। अब तुम्हारे जिस समय बंगाल में इलेक्शन हो रहा था ना, ये चिल्ला रहे थे ना कि ममता बनर्जी आएंगी, ठीक है, गंगा सागर तक भाजपा का परचम लहरा रहा है और परचम ऐसी लहराएगा ये किरकोट ऐसी चिल्लाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बन रही है और ये जितने लोग चिल्लाने वाले हैं ये सब चिल्लाते रहें। बसपा 2027 में 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को रिपीट कर रही है और ये दावे के साथ कह रहा हूँ ये सपा भाजपा के लोग आपस में लड़ते रहेंगे। बसपा लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। 2007 वाला फॉर्मूला जो है इस बार बसपा अपनाने वाली है। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है, उसमें कुछ अलग नहीं है। अपर कास्ट के साथ साथ सल समाज के लोग बसपा से जुड़ रहे हैं और हमारे जो जंजी में जो हमारी लोकप्रियता है श्री आकाश आनंद जी की लगातार बढ़ रही है। अभी अखिलेश यादव राहुल जी को अंकल जी कह दिया, बड़ा विवाद छिड़ गया। अच्छा एक मिनट, उनकी उम्र है 30 साल, जैसे मेरी उम्र है 29 साल, उनकी उम्र है 30 साल और श्री अखिलेश यादव जी हैं 53 साल के और श्री राहुल गांधी जी हैं 56 साल के। तो अगर 20, 22, 25 साल बड़ा कोई इंसान है तो उसको अंकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये इस पर बड़ा विवाद छिड़ अरे गया। तो सामाजिक शिष्टाचार है, उन्होंने उनको टोटी चोर नहीं कहा, उन्होंने नमाजवादी नहीं कहा, बड़े आदर और सम्मान के साथ कहा। उन्होंने आदर और सम्मान के साथ ये बात कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूँ और अंकल कह दिए क्या? अच्छा एक बात बताइए, मुलायम सिंह जी और बहन जी साथ में काम किए, अखिलेश यादव जी इनको बुआ कहते थे ना, जबकि बहन जी उनका एक सामाजिक औरा है, सामाजिक नाम है। जिस तरह ममता बनर्जी को लोग दीदी कहते हैं, जयललिता को लोग अम्मा कहते हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव को लोग नेताजी कहते हैं, तो बहन जी को आपको बहन जी कहना चाहिए था। तब आपने रिश्ता जोड़ दिया कि हमारे पिता की बहन थी, हमारी बुआ हुई, तो जब वहाँ रिश्ता जोड़ा था हम लोग ने तो नहीं बोला। आज तुम क्यों बिलबिला रहे हो? आज अपनी उम्र जान के क्यों चिढ़ रहे हो? तुम 53-54 साल के बुढ़े और तुम जाके जंजी में धोखा दे रहे हो, भ्रम फैला रहे हो। असली जंजी अगर कोई है इस देश की पॉलिटिक्स में तो श्री आकाश आनंद जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है। और 2027 में आप देखिएगा जंजी का वोट और जंजी का सपोर्ट और साथ में संगठन के लोग सब बसपा के साथ जुड़ के 2007 में बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव जी और माननीय श्री राहुल गांधी जी, इन दोनों को बधाई हो कि ये चाचा बन गए। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी लोगों को। देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले की जो सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही है, बार बार जो है
अभी सभी राजनीतिक जो दल है वो जंजियों को साधने की जो कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं और इस बार मुद्दे जो है वो बड़े बड़े हैं। ऐसे में जो जनता है वो सीधा सीधा उनका जो कहना है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, ये तो खैर नतीजे ही उसका निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन उसके पहले की जो अपनी अपनी प्रत्याएं हैं वो जनता देती हुई नजर आ रही है। विजय अमरीश के साथ मैं सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।